जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा काफ़ी अरसे से ये प्लान था कि मैं इलेक्शन से 5-6 दिन पहले सिर्फ जो इलेक्शन के दिन जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है, जो ट्रिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, उसके ऊपर बात करूँगा ताकि जो मेरा तजुर्बा है पिछले 3-4 इलेक्शन को कवर करने का, तो जो हमारे मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो लोग इलेक्शन के दिन ड्यूटीज़ देते हैं, पोलिंग स्टेशन से बाहर या पोलिंग स्टेशन के अंदर बतौर पोलिंग एजेंट के, उनके शऊर में मजीद इजाफा हो, वो कुछ जवाब दे, उनसे हम सीखें, मेरी बातों से वो पुराने तजुर्बात सीखें। और उस दिन जिस दिन इलेक्शन होगा, उस दिन जो साजिश का एक अमकान है जो कि हमेशा होता है पाकिस्तान में, उसको कम किया जा सके। एक तो कुछ सेहत की वजह से मामला लेट होते रहे, चीजें नहीं हो सकी, एक कोई खबर आपके सामने पेश करनी है, उसकी तैयारी में वक्त कुछ लग गया। तो आज के दिन भी मैं इलेक्शन वाली वो जो चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, वो कल से स्टार्ट करेंगे। आज के दिन में आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल के ऊपर ही बात करूंगा। जो केसेस, चंद फैसले आ चुके, कुछ गलतफहमियां और कंफ्यूजन फैलाई जा रही हैं, उनके बारे में हकाइक आपके सामने रखूंगा। और इलेक्शन से 8 दिन पहले जो हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है फैक्ट फोकस की वेबसाइट को पाकिस्तान में ब्लॉक करने का, इलेक्शन से सिर्फ 8 दिन पहले, ये जानते हुए कि हम एक इलेक्शन के हवाले से इन्वेस्टिगेशन सामने लेके आ रहे हैं, और बुनियाद बनाया एक माजी की स्टोरी को, मैं वो आपके सामने हकाइक रखूंगा ताकि आप फैसला कर सकें कि इन इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी है कितनी। आगे चलने से पहले मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश करूंगा, पहले भी बहुत मरतबा बात कर चुका हूं कि फैक्ट फोकस एक तहकीकाती सहाफत का एक प्लेटफॉर्म है। मुकम्मल तौर पे डिपेंड किया जाता है सब्सक्रिप्शंस पे। जो लोग सब्सक्राइब करते हैं वेबसाइट को, वेबसाइट आजकल एक अटैक के अंदर है, 7-8 दिन से डाउन है, उसको मेंटेन किया जा रहा है, वापस लाया जा रहा है। पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया गया। गो फंडमी का पेज है, gofundme.com/factfocus, जरूर विजिट करें, सपोर्ट करें तहकीकाती सहाफत को ताकि आपके सामने अच्छे से अच्छा काम पेश किया जाता रहे। आते हैं आज के मौज़ूआत की तरफ। सबसे पहली बात, जो तोशाखाना केस में, मैं साइफर केस में फैसले के ऊपर इससे पहले बात कर चुका हूं। मैंने क्या बात करनी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जमानत का केस लगा था, उन्होंने वजाहत से ये बात कर दी थी कि कौन सी साजिश हुई है, मसला क्या है, केस क्या है। जो सहाफी प्रोपेगेंडा कर रहे थे वन साइडेड, वो भी अपने बेशुमार खबरों में और वीलॉग में ये नहीं बता सके कि असल में इल्जाम क्या है साइफर के अंदर। खैर, हम सबको मालूम है कि इलेक्शन का स्ट्रेटजी का एक हिस्सा था, और चूंकि करप्शन केस कोई साबित नहीं हो रहा था, तो साइफर के अलावा नेशनल सिक्योरिटी के लफ्ज को इस्तेमाल किए बगैर कोई चारा नहीं था। अब जो दूसरी मज़ाका केस चीजें साथ साथ चल रही थी, उनमें एक तोशाखाना केस था। बहुत मरतबा बात हो चुकी, लेकिन चंद सवालात कुछ लोगों ने भेजे मेरे पास। लोगों ने ये चीज कही कि किसी सहाफी ने कहा है या लिखा है कि जी कि इमरान खान के दौर में जो इल्जाम है तोशाखाना केस के अंदर, वो ये है कि तोहफे तोशाखाना में जमा करवाए बगैर हासिल कर लिए जाते थे और अपने पास रख लिए जाते थे, नंबर 1। और नंबर 2, कोई वैल्यूएशन की बात है कि जी वैल्यू कम या ज्यादा की गई। तो मैं इसके हवाले से जो मैंने तहकीकात की थी और जो पहले से रिपोर्ट शुदा हैं, खबर की तमाम तफसीलात फैक्ट फोकस के प्लेटफॉर्म से ही आप तक पहुंची। तहाइफ की तमाम तफसीलात भी फैक्ट फोकस के प्लेटफॉर्म से ही आप तक पहुंची। बल्कि आज के दिन जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में, जब पीडीएम की हुकूमत थी, उस वक्त शुरू होने वाले एक प्रोसेस के मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया और बैन किया गया पाकिस्तान में फैक्ट फोकस को। तो मैं आपके सामने ये हकीकत भी रखूं कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का केस था इलेक्शन कमीशन में, इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना के हवाले से जो केस था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का, तोशाखाना से तहाइफ लेने के हवाले से इमरान खान के खिलाफ, वो जो केस था उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं वो भी फैक्ट फोकस के डॉक्यूमेंट हैं, जो फैक्ट फोकस ने पब्लिकली शेयर किए। उनके ऊपर जो वाटर मार्क है वो भी फैक्ट फोकस का है, उसकी बुनियाद पे केस फाइल किया गया। वो सिर्फ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तफसील बता रहे हैं कि कौन कौन से तोहफे जो हैं वो हासिल किए गए और किस प्राइस पे हासिल किए गए। ये खबर फैक्ट फोकस ने ही आपके सामने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ रखी और उसको बुनियाद बना के नून लीग गई। और फिर राना सनाउल्लाह साहब ने एक तरफ एफआईए के जरिए कार्रवाई शुरू करवाई और दूसरी तरफ साहब पीटीए को कहा, और पीटीए ने एक लंबे प्रोसेस के बाद जो है वो आज पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक सहाफत की एक प्लेटफॉर्म को, एक न्यूज वेबसाइट को बंद किया।
मैं इस हवाले से भी कुछ गुजारिश आपके सामने रखूंगा, लेकिन मौजू से भटक ना जाऊं, आपको उन 2 सवालों के जवाब दे दूं जो मेरे से बार बार पूछे जा रहे हैं। मैंने एक एक डॉक्यूमेंट को का मुआवजा मुतालिया किया, मेरी टीम के लोगों ने देखा, मैं आपको बिल्कुल वेरीफाई कर सकता हूं, तस्दीक कर सकता हूं। कोई शख्स इस चीज को चैलेंज करे, मैं उसको दावत देता हूं, बिल्कुल वो बताएं कि कभी भी इमरान खान के पूरे दौर में कभी भी कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ कि कोई तोहफा तोशा खाना में जमा ना हुआ हो और बगैर जमा किए रख लिया गया हो, या उसका इंदराज ना हुआ हो तोशा खाने में। ऐसा कोई वाकया कभी नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2, मैं आपको बिल्कुल ये बात जो है वो जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि वजीर आजम ऑफिस ने फैक्ट फोकस को इस बात की तस्दीक की थी जब ये सवाल स्पेसिफिकली पूछा गया कि क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई तोहफा मिला हो इमरान खान के दौर में प्राइम मिनिस्टर को और वो तोशा खाना में जमा ना हुआ हो, तो बकायदा इस चीज की तरदीद की गई कि नहीं, ऐसा कोई वाकया कभी नहीं हुआ। सिर्फ वही मसला था कि एक काबिल एहतराम सहाफी की तरफ से एक सवालात पूछे गए कि डिटेल फराहम की जाए, तो डिटेल फराहम नहीं की जा रही थी, जो बिल्कुल गलत बात थी। जो भी सरकारी अमूर हो उनके अंदर कोई भी सवाल किसी तरफ से भी आए, यह सबक होना चाहिए पीटीआई के लोगों के लिए भी और तमाम सियासी जमातों के लिए। इसमें किसी पार्टी के सपोर्ट होने की या सपोर्ट ना करने की बात नहीं, इसमें तासुब की बात नहीं, इसमें वो इंतकाम लेने की बात नहीं जो आजकल नून लीग के लोगों में नजर आ रहा है कि खा जाएं, मार दें या मरवा दे सहाफियों को और उन लोगों को जो उनके बारे में बात कर रहे हैं या बोल रहे हैं। लेकिन ये फैक्ट है कि ये पीटीआई के लोगों को भी ये सीखना है कि कभी भी इंफॉर्मेशन देने से इनकार नहीं करते, इंफॉर्मेशन देते हैं। इस देने में कोई हर्ज नहीं था, कोई गैर कानूनी बात नहीं थी। अब उनको इसी वजह से वो चीज स्कैंडलाइज कर दी गई। हकीकी तौर पे जिस तरह मैंने आपके सामने सवाल का जवाब रख दिया कि ऐसा वाकया कभी नहीं हुआ कि कोई तोहफा मिला हो और वो तोशा खाने में जमा ना हुआ। जिस सहाफी ने भी ये कहा है झूठ बोला है, बेबुनियाद बात की है और साफ जाहिर है कि इसका कभी भी वो सबूत नहीं ला सकेंगे, क्योंकि मैंने एक एक चीज देखी है। इस हवाले से जो भी इल्जाम हैं बिल्कुल गलत हैं। एक चीज मैं आपको अर्ज कर दूं, प्रोसेस बहुत दफा आपने सुन लिया, अब तो ये घर घर की कहानी है और हर बंदे को पता है कि जो भी तोहफा मिलता है तोशाखाना में जमा होता है, एक डिपार्टमेंट है वो उसकी वैल्यूएशन करता है। ये फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू एफबीआर के लोग इन्वॉल्व होते हैं इस वैल्यूएशन के अंदर। ये कोई खास बंदा नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर का मुंशी बैठा है वो आया और उसने कीमत लगा दी। एक वो एक्सपर्ट लोग हैं वो करते हैं। अगर वो ना कर सक रहे हो, एक खास हद से वैल्यू ज्यादा हो, तो इंडिपेंडेंट बंदे से करवाई जाती है और जब वो इंडिपेंडेंट बंदे से करवाई जाए तो उसमें भी देखा जाता है कि कौन सी वैल्यू ज्यादा है, तो उसके तहत एक पूरा प्रोसेस है, प्रोसीजर है। कभी भी इससे मिलता जुलता भी कोई इल्जाम भी नहीं है। कोई ऐसा तोहफा कभी नहीं मिला जिसकी कीमत 3 अरब रुपए हो, ऐसा तोहफा कोई होता भी नहीं, ना ही दिया जाता है। जितनी भी महंगी से महंगी घड़ियां हैं जब उनके बारे में रिपोर्ट की गई, वो भी हमने ही अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट की, और वो तमाम चीजें बजाय किसी प्रोपेगेंडे का शिकार होने के हर चीज, हर कंपनी की बनाई हुई महंगी से महंगी चीज भी जो स्पेशल गिफ्ट में बनाए गए, वो वेबसाइट पे उनकी वैल्यूएशन मौजूद है, वो देखी जा सकती है। मुतलका इदारों से, मुतलका कंपनियों से सवाल पूछे जा सकते हैं। हमने देखा, हमने जो वैल्यूएशन पाकिस्तान में हुई वो मैक्सिमम थी। मैंने आपको अर्ज किया कि जिस तरह जब नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे तो मोहतरमा कुलसूम नवाज, जो उनकी अहलियां हैं जो अब दुनिया में नहीं रही, उनके नाम पे 12-12 करोड़ 14-14 करोड़ की घड़ियां, तोहफे एक एक दौरे के दौरान वसूल हुए। तमाम तफसीलात ये भी फैक्ट फोकस ने जारी की। शायद यही वजह है कि आज हम उसका वो भुगत रहे हैं। लेकिन वो 20% के ऊपर एक पॉलिसी जो चलती आ रही होती है उसको रिवाइज करना होता है खास वक्त के बाद। उसको रिवाइज नहीं किया गया नून लीग के दौर में, तोहफे 20% में हासिल किए गए। मैंने बारहा अर्ज किया कि इमरान खान के दौर के अंदर, उनके आने के बाद जो पहला दौरा उनका सऊदी अरब में हुआ 2018 में, उसके अंदर उनको जो तोहफे मिले वो जब वापस आए, जो हमेशा से प्रोसेस होता था, नवाज शरीफ के दौर में भी जितने तोहफे मिले, जितने तमाम के तमाम तोहफे, जो भी कीमती तोहफे थे, तमाम के तमाम वो प्राइम मिनिस्टर को वैल्यूएट करके 20% लेके प्राइम मिनिस्टर को दे दिए गए। उसी प्रोसेस के तहत ये जब तोहफे मिले पहले दौरे के बाद, ये प्राइम मिनिस्टर को दे दिए गए। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर को पता लगा तो उन्होंने वो पूरा निजाम ही 76 साल का 74 साल का जो था वो बदल दिया, और उसमें ये चीज आ गई कि अब कम से कम 50% देना पड़ेंगे। बहुत सारे लोगों ने बड़ी बड़ी खबरें दी, और ये खबर मैंने ही आपके सामने ब्रेक की थी कि इमरान खान के दौर में पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में जो पहला दौरा था सऊदी अरब का, उसके बाद से लेके दिसंबर 2018 के बाद से लेके आखिर तक
जितने तोहफे भी लिए गए 50% उनकी कीमत जो है वो जमा करवाई गई। पाकिस्तान की पूरी तारीख में इससे पहले नहीं था, और ये जो एक तरीकाकार बदला गया, अल्टीमेटली अगली हुकूमत को आके ये करना पड़ा कि पूरी प्राइस देंगे तो फिर आप तोहफा हासिल करेंगे। ये चंद हकाइक थे बुनियादी जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था, जो कंफ्यूजन फैलाई जा रही है। मसला सिर्फ ये है, मैं इमरान खान अगर किसी जगह पे भी कोई गलत चीज की है, कहीं पे करप्शन की है, कहीं पे कोई कमीशन लिया है, मैं किसी भी तौर पे एक लम्हा नहीं लगाऊंगा उसको रोकने में। मैं फौरन उसको रिपोर्ट करूंगा। मैं क्यों अपनी क्रेडिबिलिटी खेलूं, मुझे उनसे क्या मुफाद है। लेकिन ये बात गलत है, ये बात झूठ है कि आपका सिर्फ तासुब है एक पॉलिटिकल लीडर से, आप उसने आपके खिलाफ कुछ बातें की थी, आप उसको गिराना चाहते हैं, तो आप फौज का टूल बन गए, आप आईएसआई का टूल बन गए और झूठ बोलना शुरू करते हैं। जिस तरह जजेस के बाजू मरोड़ के पहले फैसले लिए गए, उसी तरह फैसले लिए जा रहे हैं। ये वाला सच ना बोलना बहुत बड़ी ज्यादती, और सबसे बड़ी ज्यादती नाज़रीन मैं आपके सामने ये रखूं कि टीवी पे आना और कहना कि जी ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं किया गया, इससे यूं लगेगा कि जिस तरह जो है वो एक हेस्ट में, इनडिसेंट हेस्ट में फैसले सुनाए गए। ये भी बहुत बड़ी मुनाफिकत होती है नाज़रीन। आपको बताना चाहिए इनडिसेंट हेस्ट का मसला नहीं है कि ये पॉलिटिकल केसेस हैं, जैसे नवाज शरीफ के खिलाफ पॉलिटिकल केसेस बनाए गए। अगर क्या उनके अंदर अगर एविडेंस बाद में लाया गया वो अलग बात है, बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस था बाद केसेस में, लेकिन केसेस पॉलिटिकल इंटेंशन से बनाए गए। यहां पे तो केसेस भी बेबुनियाद, झूठे मज़ाक़ के इल्जामात, किसी तरह से भी इल्जाम बनता ही नहीं। पूरा निजाम तोशाखाना का 75 साल से चलता हुआ वो तब्दील हुआ और आबा के वो इल्जाम लग गया। आगे जो जाती मामला है इमरान खान साहब का, उसके हवाले से भी मामला चल रहे हैं, वो आपके सामने है। शादी के हवाले से उनके वो, मैं तो कभी इस तरह के मामला तो डिस्कस करना मुनासिब भी नहीं समझता। लोग करते हैं अपनी एक ट्रैक्शन गेन करने के लिए, लेकिन सब ज़ाहिर है एक इंतकाम है, एक इंतकामी सियासत का सिलसिला जारी है। ये किया जाएगा, सब कुछ रिवर्स होगा, लेकिन जो लोग जो इस्तेमाल हो रहे हैं आईएसआई के प्रोपेगेंडे के लिए, वो सिर्फ अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये चीज आपके सामने रखना चाहता था नाज़रीन। फैक्ट फोकस ने आपके सामने पाकिस्तान के ताकतवर मिलिट्री जर्नलों और पाकिस्तान के अहम तरीन सियासतदानों, जिनमें खुसूसन जनाब इमरान खान जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म थे पाकिस्तान के, उनके वज़ीर-ए-आज़म होते हुए उनके कंडक्ट के हवाले से, उनके काम के हवाले से, उनके असासों के हवाले से बहरहाल बहुत सी बड़ी बड़ी खबरें ब्रेक की, तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ ब्रेक की। फैक्ट फोकस ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अगर कभी गलत किया तो उनके खिलाफ भी रिपोर्टिंग की। अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उनके बारे में भी रिपोर्टिंग की। पाकिस्तान आर्मी के जनरल, उनकी जायदादों के बारे में रिपोर्टिंग की। हमने हर रिपोर्ट करते हुए इस बात का खास ख्याल रखा कि हम कोई भी बात सोर्सेज से, जराए से आपको ना बताएं कि हमें फलां जरिया या सोर्स ये बात बता रहा है। हमने हमेशा कोशिश की, मैं हूं या मेरी टीम के दूसरे मेंबर, बहुत सारे रिपोर्टर्स जिन्होंने आपके सामने बेहतरीन खबरें जो है वो रिपोर्ट की, हमेशा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो प्रोड्यूस किया, बाकायदा अपलोड किया वेबसाइट पे, आपको बताया कि ये कब, कहां, कैसे, किस तरह से हासिल किया गया। आपको गवर्नमेंट की ऑफिशियल ओपन सोर्स डाटा की वेबसाइट्स तक लिंक्स देके आपकी एक रहनुमाई की गई कि आप इस तरीके से इस एविडेंस को खुद से असरटेन, इसको एवेल्युएट भी कर सकते हैं, जांच सकते हैं ये सही है या दुरुस्त है। फैक्ट फोकस ने कभी भी पाक फौज के इदारे पे, मेरे अपने जाती कमेंट्स कोई हो वो अलग बात है, फैक्ट फोकस के प्लेटफॉर्म से फैक्ट फोकस ने कभी भी पाक फौज के ऊपर बतौर अदारा ना कभी किसी प्रोपेगेंडा में इंडल्ज हुआ, ना कभी इल्जाम लगाया। सिर्फ फैक्ट्स बेस्ड, एविडेंस बेस्ड, डॉक्यूमेंट्स बेस्ड स्टोरियां की कि पाकिस्तान आर्मी के जनरलों ने दुनिया भर में किस तरीके से जायदादें बनाई। नाजरीन, फैक्ट फोकस ने कभी यह भी नहीं कहा कि इस जनरल ने इतनी दुनिया के इतनी ममालिक में इतनी जायदादें बना दी और ये बड़ा जुल्म हुआ। ये जुल्म का लफ्ज है, ये भी कमेंट में आता है, तबसरे में आता है। फैक्ट फोकस के प्लेटफॉर्म से कभी कमेंट भी नहीं किया गया। सिर्फ ये था कि एक राना सनाउल्लाह साहब दिल पे ले गए। सब है उनकी इलेक्शन में जो सूरत हाल है उनके एरिया में फैसलाबाद में, वो सब लोग जानते हैं, और किस तरीके से उनको जितवाने के लिए फौज और आईएसआई कोशिश कर रही है, ये हम सबके सामने है। उन्होंने ही ये प्रोसेस स्टार्ट किया फैक्ट फोकस के खिलाफ। एफआईए में भी आप जानते हैं, एफआईए ने मुझे प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर किया जनरल कमर जावेद बाजवा की खबर करने के हवाले से, और वही जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत में एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ पीटीए में। पाकिस्तान की अहम तरीन, मैं कहूंगा, मैं कभी भी ये नहीं कहता जी बहुत ही मकबूल नंबर 1 नंबर 2, हम कोई नंबर 1 नंबर 2 नहीं है। हम सिंपल से जर्नलिस्ट हैं, आपके सामने काम को पेश करते हैं, कभी आप पसंद करते हैं कभी नहीं करते हैं, लेकिन हम सिर्फ वादा करते हैं कि हम डॉक्यूमेंट्स बेस्ड काम करेंगे।
होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में अपनी फरौनियत और अपनी जो एक जो इंतहा पसंदाना एक सोच है जो वो जनरल जियाउल हक से लेके चल रहे हैं, उसको बरकरार रखते हुए वो जो गर्दन में सरिये वाली बात थी जो 1990s में नजर आती थी कि जो सहाफी उनके लाइन में ना गिरे उसको मरोड़ दे तोड़ दे, तो वो बड़े अरसे से उन्होंने ये प्रोसेस स्टार्ट किया था। अल्टीमेटली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में जो है वो अपना इन्फ्लुएंस यूज करते हुए वेबसाइट को ब्लॉक करवाया है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से, पीटीए से। लेकिन जो बहाना बनाया गया है वो वही जनरल कमर जवेद बाजवा की स्टोरी। मैं आपके सामने मुख्तसर 2-3 फिक्रों में दोबारा अर्ज कर दूं कि पॉइंट क्या था, नुक्ता क्या था। हमने तो कोई इल्जाम लगाया ही नहीं था नाजरीन, मैं आपको याद दहानी के लिए सिर्फ बता दूं कि आपको सिर्फ यह बताया था कि उनकी अहलिया के नाम पे पाकिस्तान में इस्लामाबाद में गुलबर्ग ग्रीन जैसे एरिया में 10-10 किनाल के 2 फार्म हाउसेज हैं जो यकदम उन्होंने खरीदे और बहुत ही कम कीमत पे खरीदे। आपको बताया कि उनकी अहलिया के नाम पे कराची में फार्म हाउस है, आपको बताया कि उनकी अहलिया के नाम पे लाहौर के अंदर यकदम प्लाजे जो है कमर्शियल प्लाजे उनकी अहलिया के नाम लगे जबकि वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे। इसके अलावा आपको बताया कि एक लड़की, एक खातून जो है जो कि उनकी बहू बनने जा रही थी, वो 4 बहनों में से एक बहन थी। जनरल कमर जवेद बाजवा के बेटे से उनकी शादी होना तय थी, ये फैक्ट फोकस ने आपको बताया। और बाय द वे ये बातें कहीं पे जो आपका एफबीआर का रिकॉर्ड होता है उसके अंदर में लिखी होती, टैक्स रिटर्न्स के अंदर में लिखी होती। ये हमारी खबर थी जो हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से एस्टैब्लिश की कि जब वो जनरल कमर जवेद बाजवा की बहू बनने जा रही थी तो बहू बनने से उनकी शादी के दिन से सिर्फ 15, 16, 17 दिन पहले उस लड़की के नाम पे यकदम जायदादें लगना शुरू हो गई। दुनिया भर में हमने देखा कि उनके नाम पे कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू में जो कॉन्स्टिट्यूशन 1 के नाम से बिल्डिंग है उसके अंदर एक लग्जूरियस अपार्टमेंट भी उनके नाम पे आ गया। हमने देखा कि गुजरांवाला के डीएचए के अंदर यकदम 11 प्लॉट्स उनके नाम पे आ गए। हमने देखा कि प्रॉपर्टी और जायदादों की एक पूरी गंगा बहने लगी उनके नाम की तरफ। बात यह है कि वो 4 बहनों की एक बहन थी, अगर उनको उनके वालिदैन की तरफ से कुछ मिल रहा था तो वो बाकी 3 बहनों को क्यों नहीं मिला? हालांकि उनकी बाकी बहनें भी जो है वो रिटर्न फाइल करती थी। सारा कुछ इसी एक लड़की के नाम पे क्यों आया जो कि चंद दिन बाद जनरल कमर जवेद बाजवा की बहू बनने जा रही थी, और वो भी डीएचएस के अंदर, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन 1 के अंदर। और ये क्यों, ये किसके नाम पे कौन दे रहा था, और क्यों एक आइंदा फैमिली में शामिल होने वाले मेंबर के नाम पे जायदादें एक्यूमुलेट की जा रही थी। नाज़रीन, ये स्टोरी थी फैक्ट फोकस की, ये कसूर था फैक्ट फोकस का, जिसको नवाज शरीफ साहब ने, राना सनाउल्लाह साहब ने सिर्फ इसलिए गुस्सा किया, सिर्फ इस बात को गुस्सा था नवाज शरीफ को कि उनकी तो डील तय पा गई जनरल बाजवा थे, तो ये स्टोरी अब नहीं आनी चाहिए। सिर्फ इसलिए निशाना बना के मेरी फैमिली को निशाना बनाया गया, फैक्ट फोकस की टीम को निशाना बनाया गया। आपके सामने किस तरीके से सहाफियों को गिरफ्तार किया गया। इंतहाई काबिल एहतराम सहाफी हैं, शाहिद असलम लाहौर में होते हैं, उनका कोई ताल्लुक ही नहीं था इस मामले से, उनको गिरफ्तार किया गया। एक इंतकाम का सिलसिला है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है मुसलसल जारी रखे हुए है। आज फैक्ट फोकस की वेबसाइट को बंद किया गया। ये वही वेबसाइट है जिसके पत्ते उठा के जब फैक्ट फोकस ने रिपोर्ट किया था, आपको याद आने के लिए एक आखिरी बात मैं अर्ज कर दूं, अगस्त 2020 के अंदर, तो ये वो वक्त था जब मरियम नवाज साहब कई महीनों से खामोश थी, जब नवाज शरीफ साहब लंदन जाकर बैठे हुए थे, जब आवाज नहीं निकलती थी, जब मुस्लिम लीग नून का कोई भी कारकुन सोशल मीडिया पे एक फिक्रा लिखता था तो एफआईए वाले जाके फैसलाबाद से उठा के लेके आ जाते थे। ये वो वक्त था जब फैक्ट फोकस ने जनरल आसिम सलीम बाजवा की दुनिया भर में फैली हुई जायदादों के बारे में रिपोर्ट किया, तो उस वक्त भी रिपोर्ट करने के बाद भी कोई नहीं बोला। 8-10 दिन जो खामोशी रही, आसिम सलीम बाजवा साहब सामने आए, उन्होंने एतराफात किए, उन्होंने माना उस खबर को, अपने अंदाज में उन्होंने रिफ्यूट किया, लेकिन तमाम फैक्ट्स को तस्लीम भी किया। उसके बाद जाके जो है वो एक सिलसिला शुरू हुआ पॉलिटिकली आर्मी को एक्यूज करने का, और फिर गुजरांवाला के जलसे में नाम भी ले लिए गए आर्मी चीफ के। और ये वो वक्त था कि इस सहाफती अदारे ने उस वक्त जब इन लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल था, उस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो एक सहाफत का अलम था वो बुलंद किए रखा। लेकिन ये जो भी सूरत हाल है, इसका फैक्ट फोकस और इसकी टीम भरपूर मुकाबला करेगी। हम अपनी जो इन्वेस्टिगेशन जारी करना चाह रहे हैं, अगर 3 फरवरी को नहीं होगी तो 4 फरवरी को होगी, हर हालत में होगी। पाकिस्तान में भी एक एक बंदे तक पहुंचेगी। हम इस सेंसरशिप से लड़ेंगे, किसी भी सूरत में सेंसरशिप के आगे हथियार ना कभी पहले डाले हैं
ना कभी आइंदा डालेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे कल के प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी।